इन तस्वीरों पर अच्छी तरह ध्यान दें। अब जो होने वाला है वो हैरान कर देने वाला है। आसमान में हिलता हुआ वो चमकदार बिंदु भले ही मासूम लगे, लेकिन वो एक हमला था। ईरान ने अभी अभी उस देश पर हमला किया है जिस पर उसे कभी हमला नहीं करना चाहिए था, और ये हमला इस युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी गलती है। ये निशाने की गलती या हादसा नहीं, बल्कि एक फैसला था। एक फैसला जिसने गंभीर परिणाम दिए, जो अभी दिख रहे हैं ठीक उसी समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि ये गलती क्या थी और क्यों यह इस युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। इस गलती की गंभीरता समझने के लिए आपको पहले की स्थिति जाननी होगी। जब युद्ध शुरू हुआ, ईरान के पास एक रणनीति थी जो कागज पर सही लगती थी। विचार सीधा था, खाड़ी देशों पर दबाव बनाना, जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। इन देशों पर हमले धमकी से दबाव बनाना जब तक वे अमेरिका को युद्ध विराम मानने को मजबूर न कर दें। और क्या आप जानना चाहते हैं कि ये रणनीति क्यों काम कर सकती थी? क्योंकि युद्ध की शुरुआत में ये सभी देश संघर्ष से बाहर थे, वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। सऊदी अरब ने अमेरिका को सैन्य ठिकानों के उपयोग से मना किया, अमेरिकी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया और ईरान पर हमलों के खिलाफ बयान दिए। अन्य खाड़ी देशों ने भी ऐसा किया। यह ईरान के हाथों में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। आखिरकार अगर खाड़ी देश, जिनके अमेरिका के साथ बहुत करीबी संबंध है, ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के लिए कहते, तो उसका असली असर होता। ये कुछ बदल सकता था। फिर ईरान ने हमला करना शुरू किया, लेकिन यही से गलती शुरू होती है। एक ऐसी गलती जो हर गुजरते घंटे के साथ और बड़ी होती जाती है, क्योंकि ईरान सिर्फ खाड़ी देशों तक नहीं रुका, बल्कि और भी आगे बढ़ गया। युद्ध के पहले 24 घंटों में ईरान ने 9 अलग अलग देशों पर हमला किया। 2 दिन बाद यह संख्या 15 तक पहुंच गई थी। 15 देश जैसे ओमान, साइप्रस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली आदि। साथ ही खाड़ी के सभी पड़ोसी देश जो पहले ही हमले झेल रहे थे। और यहीं पर ईरान की रणनीति पूरी तरह से बिखरने लगती है, क्योंकि अपने घोषित दुश्मनों पर हमला करने और उन देशों पर हमला करने में बहुत बड़ा फर्क है, जो हर तरह से इस युद्ध से बाहर रहने की कोशिश कर रहे थे। वे देश जिन्होंने साफ कर दिया था कि वे शामिल नहीं होना चाहते और जिन्होंने अमेरिकियों को रोकने में मदद भी की थी, उस तटस्थता के नाम पर जिसका ईरान ने सम्मान नहीं किया। आइए खाड़ी के सबसे प्रभावशाली मामले से शुरू करते हैं, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका को ठिकानों के उपयोग की अनुमति नहीं दी। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सार्वजनिक रूप से कहा कि वे तेहरान पर हमलों में सैन्य समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने तटस्थ रहने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने सऊदी अरब पर लगातार हमले किए। मिसाइलें और ड्रोन सऊदी क्षेत्र में गिरने लगे। राजधानी के पास, उत्तर में एक सैन्य अड्डे के पास, फारस की खाड़ी के पास, ईरानी सीमा के और करीब सभी हमले रोके गए। लेकिन संदेश पहुंच चुका था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रतिक्रिया तुरंत आई। उन्होंने ईरानी हमलों को कायराना बताया और कारण भी बताया। ईरान को पूरा यकीन था कि सऊदी हवाई क्षेत्र का उपयोग उस पर हमले के लिए नहीं हो रहा था। सऊदी अरब ने अपनी तटस्थता निभाई थी, फिर भी ईरान ने हमला किया। इसी वजह से शहजादे ने घोषणा की कि वो सऊदी अरब की सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहे हैं।
देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा। उन्होंने सऊदी सेना को अनुमति दी कि अगर ईरान फिर हमला करे तो वे जवाब दे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। शहजादे ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया और उस बातचीत में, जैसा कि खुद सऊदी सरकार ने सार्वजनिक रूप से बताया, ट्रंप ने सऊदी अरब के जवाब देने के तरीके को पूरी तरह समर्थन दिया। सऊदी अरब, जो इस युद्ध में तटस्थता का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब ईरान पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा था। ईरान ने अभी अभी अपने सबसे बड़े संभावित क्षेत्रीय सहयोगी को एक सशस्त्र दुश्मन में बदल दिया था, और वो भी अमेरिकियों के समर्थन के साथ। अगर आपको सऊदी अरब का मामला अजीब लगा तो देखिए ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्या किया। मैं जो आंकड़े दिखाऊंगा उन पर यकीन करना मुश्किल है। संयुक्त अरब अमीरात पर जिस तरह से हमला किया जा रहा था, उसे बयां करने के लिए अविश्वसनीय से बेहतर कोई और शब्द नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि की है। देश पर छोड़े गए 541 ड्रोन में से संयुक्त अरब अमीरात ने 506 को मार गिराया और छोड़ी गई 165 मिसाइलों में से 152 को नष्ट करने में सफलता मिली। 152 मिसाइलें रोकी गई। एक देश जो युद्ध में शामिल नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात पर इतने हमले क्यों हो रहे थे? जवाब सीधा है, क्योंकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी माना जाता है। न तो इसलिए कि वे ईरान पर हमला कर रहे थे, न ही तेहरान के खिलाफ सैन्य समर्थन दिया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अमेरिकी लोगों से करीबी संबंध हैं। खबरों में कम चर्चा होती है, लेकिन ऐसी बमबारी का असली असर आम लोगों पर पड़ता है, जो जीते जागते इंसान हैं और काम कर रहे हैं। पर्यटक वहां घूमने गए, यह नहीं सोचा था कि वे दूसरों की जंग का शिकार बनेंगे। कामकाजी लोग, जिन्हें नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर आसमान में क्या हो रहा है, दर्जनों पीड़ित खाड़ी देशों में बिखरे हुए थे। आम लोग, जिन्होंने उस फैसले की कीमत चुकाई जो सैकड़ों किलोमीटर दूर लिया गया था। खाड़ी देशों ने फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक आपात बैठक की और एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें ईरानी शासन की सभी कार्रवाइयों की निंदा की गई। ईरान की खाड़ी पर दबाव डालकर युद्ध विराम के लिए मजबूर करने की रणनीति का ठीक उल्टा असर हुआ। सहयोगियों द्वारा अमेरिकियों पर दबाव डालने के बजाय ईरान ने अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का एकजुट समूह बनाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने एक ऐसे देश पर हमला करने का फैसला किया जिसका मध्य पूर्व से कोई लेना देना नहीं है। एक यूरोपीय देश जहां नाटो की जमीन पर एक बेस है, और यहीं पर वो ड्रोन जिसे आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था, असली कहानी में आता है। सोमवार की सुबह करीब आधी रात को शाहिद प्रकार के एक ड्रोन ने साइप्रस में ब्रिटिश वायुसेना के अक्रोटिरी बेस को निशाना बनाया। जरा कल्पना कीजिए, यूरोपीय जमीन पर एक ब्रिटिश सैन्य बेस। आधी रात में सायरन बजते हैं, सैनिक दौड़ते हैं और ब्रिटिश वायुसेना बेस के आसपास के गांव जल्द खाली कराए जाते हैं। और इस हमले में एक खास बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन के मलबे में रूसी पुर्जे मिले हैं। यह जानकारी यूनाइटेड 24 ने दी थी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है कि यूरोपीय जमीन पर नाटो बेस पर हमला ईरानी ड्रोन से हुआ, जिसे शायद हिजबुल्लाह ने लेबनान से लॉन्च किया। एक हथियार के पीछे दो देश, ब्रिटिश निशाना। इसकी गंभीरता को समझने के लिए आपको जानना होगा कि उस समय तक इस युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की क्या स्थिति थी। यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक रूप से इस संघर्ष में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए संयुक्त ठिकानों का उपयोग करने से मना कर दिया था। कल मैंने आपसे खाड़ी की स्थिति के बारे में बात की थी और समझाया था कि यूनाइटेड किंगडम ईरान पर हमलों में शामिल नहीं था। इसमें डिएगो गार्सिया का ठिकाना भी है, जो लंबी दूरी के अभियानों के लिए
रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लंदन और वॉशिंगटन के बीच काफी तनाव पैदा कर दिया। यूके ने सभी रास्ते बंद किए, फिर भी ईरान ने हमला किया और तुरंत जवाब मिला। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एक टाइफून फाइटर जेट ने, जो कतर से ऑपरेट कर रहा था, एक ईरानी ड्रोन को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिरा दिया, जो कतर की सीमा की ओर बढ़ रहा था। संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार किसी ब्रिटिश फाइटर जेट ने ड्रोन गिराया, और यहीं पर बात नहीं रुकी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भूमध्य सागर में HMS ड्रैगन भेजने की घोषणा की। HMS ड्रैगन ब्रिटिश रॉयल नेवी का टाइप 45 डिस्ट्रॉयर है। 2 टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट युद्धपोतों में से एक है। उसके साथ ड्रोन से लड़ने की क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों को भी साइप्रस भेजा गया है। खुद स्टारमर ने साइप्रस के राष्ट्रपति को फोन करके व्यक्तिगत रूप से इस तैनाती की पुष्टि की, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर युद्ध का दायरा बदल दिया। उन्होंने कहा कि खाड़ी के साझेदारों ने यूके से क्षेत्र की रक्षा के लिए और करने का अनुरोध किया था, और उनकी जिम्मेदारी थी कि वे ब्रिटिश नागरिकों की जान बचाए। कि ब्रिटिश लड़ाकू विमान पहले से ही हवा में थे और वे ईरानी हमलों को सफलतापूर्वक रोक रहे थे। और फिर वो हिस्सा आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, खतरे से रोकने का तरीका मिसाइलें नष्ट करना है। कि खतरे को सच में रोकने का एकमात्र तरीका है मिसाइलों को उनकी उत्पत्ति पर, उन गोदामों में जहां उन्हें रखा जाता है, और उन लॉन्चरों पर जहां से उन्हें दागा जाता है, नष्ट करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के ठिकानों का उपयोग करने का अनुरोध किया था, और ब्रिटेन की सरकार ने इसे स्वीकार करने का फैसला किया था। यूनाइटेड किंगडम, जो पहले संघर्ष से दूर था, अब ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियानों के लिए अपनी बेसें खोल रहा था और अपने लड़ाकू विमान सहयोगियों की रक्षा को भेज रहा था। सिर्फ एक हमले से, जो साइप्रस में हुआ, ईरान ने यूनाइटेड किंगडम को इस युद्ध में धकेल दिया। लेकिन सारी बातें यही दिखाती है कि ईरान ने यूनाइटेड किंगडम के साथ जो हुआ उससे कुछ भी नहीं सीखा। अगली गलती कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला करने के बाद ईरान ने अबू धाबी के फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर भी हमला किया। एक कामिकाजे ड्रोन फ्रांसीसी ठिकाने पर गिरा। पास के लोगों ने विस्फोट का वीडियो रिकॉर्ड किया। आप टक्कर की आवाज और आग का गोला देख सकते हैं। कल्पना करें, जब ये उनकी बेस पर हुआ तो फ्रांसीसी सैनिकों ने क्या महसूस किया होगा। Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. फ्रांस ने सटीक प्रतिक्रिया दी और चार्ल्स डी गॉल को भूमध्य सागर भेजने का आदेश दिया। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है और दुनिया के गिने चुने परमाणु संचालित वाहकों में से एक है। अबू धाबी में एक नौसैनिक अड्डे पर ईरान के एक बिना सोचे समझे किए गए हमले ने फ्रांसीसी सैन्य ताकत को समुद्र में उतार दिया, जिसमें एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जहाज उसकी सीमाओं के बिल्कुल करीब तैनात हो गया। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी के नेता ने कहा कि अब साझेदारों और सहयोगियों को नसीहत देने का समय नहीं है और जर्मन सरकार वहां कार्रवाई करना चाहती है जहां उसके पास वास्तव में कार्रवाई करने की क्षमता है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब यूरोप को भी इसमें खींच रहा था। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बारे में सोचिए जो आप देख रहे हैं। सोचिए कि सिर्फ 48 घंटों से भी कम समय में क्या हुआ। वो दिन जब मध्य पूर्व संघर्ष यूनाइटेड किंगडम की संप्रभुता तक पहुंचा। हम अपने सहयोगियों और क्षेत्र में अपने लोगों की सामूहिक वैध आत्मरक्षा का समर्थन करते हैं।
ये HMS डंकन और HMS ड्रैगन हैं। दोनों टाइप 45 डिस्ट्रॉयर हैं। Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. ईरान को एक भी सहयोगी नहीं मिला। उसने देशों के बीच कोई विभाजन नहीं पैदा किया, कोई युद्ध विराम लागू नहीं कराया। उसने जो भी करना चाहा था उसका ठीक उल्टा किया और फिर भी वही दिशा बनाए रखी। ये हमें ईरान के फैसले लेने के तरीके की अहम बात बताता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो हुआ वो और भी खुलासा करने वाला है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा था। अमेरिकी सेवानिवृत्त जनरल जैक कीन ने एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि देश अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा समन्वित आक्रामक अभियानों में शामिल हो रहे थे। सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक अभियान भी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे देश कौन से थे, लेकिन कहा कि एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के कमांडर, उस समय इन अभियानों का समन्वय कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए। डेली मेल को इंटरव्यू में ट्रंप ने लगभग अनजाने में पुष्टि की कि सऊदी अरब जल्द ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। इससे यह पुख्ता संकेत मिलता है कि सऊदी अरब उन देशों में है जिनका जनरल कीन ने नाम लिए बिना जिक्र किया। ट्रंप ने इस युद्ध के लिए अनुमानित समय सीमा भी उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन 4 हफ्तों तक चलाने की योजना थी, शायद इससे भी कम। हम एक बड़े देश और सिर्फ 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी समय सीमा तय है, एक ऐसा गठबंधन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि ईरान हर तरफ दुश्मन जमा करता जा रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हंगामे में ईरान ने क्या फैसला लिया? ईरान के विदेश मंत्री टेलीविजन पर गए ताकि अपनी सरकार की रणनीति समझाने की कोशिश कर सके। उन्होंने कहा कि इन हमलों का क्षेत्र के मित्र देशों से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मध्य पूर्व के सभी सहयोगियों से संपर्क कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था लोग खुश नहीं हैं, कुछ नाराज भी हैं, लेकिन उम्मीद है वे समझेंगे, और यही इस समस्या का असली कारण है। मैं इसमें कुछ नए पहलू जोड़ सकता हूं। ईरान को उम्मीद थी कि दुनिया समझेगी, लेकिन दुनिया ने वो चीज़ बिल्कुल अलग समझी जो वे बताना चाहते थे। सऊदी अरब ने यह समझा कि ईरान एक ऐसे देश पर हमला करने के लिए तैयार है जो तटस्थ है, जिसने हमला किए जाने का कोई कारण नहीं दिया। यूनाइटेड किंगडम ने समझा कि ईरान ब्रिटिश ठिकानों को ऐसे क्षेत्र में निशाना बनाने को तैयार है जिसका इस युद्ध से संबंध नहीं था। फ्रांस ने यह समझा कि एक फ्रांसीसी सैन्य ठिकाना बिना किसी चेतावनी या बिना किसी कारण के ड्रोन द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और इन सभी देशों ने इस समझ के साथ बिल्कुल वही किया। उन्होंने तटस्थता को छोड़ दिया और युद्ध के सक्रिय पक्ष में शामिल हो गए। जो हम देख रहे हैं वो लगातार गलतियों का नतीजा है। ईरान ने सोचा कि अगर वह पूरे विश्व पर दबाव बनाएगा तो पूरा विश्व झुक जाएगा, लेकिन पूरा विश्व नहीं झुका। पूरा विश्व प्रतिक्रिया में आ गया। 2 दिनों में ईरान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ संघर्ष से एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह एक गठबंधन का सामना कर रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संभवतः अन्य देश भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी भागीदारी को सार्वजनिक नहीं किया है। सच्चाई यह है कि ईरान खुद को अलग थलग कर रहा है। वह किसी भी ऐसे सहयोगी या मध्यस्थ को पाने की संभावना को खत्म कर रहा है जो कूटनीतिक समाधान के लिए मदद कर सकते थे। दुनिया का कोई भी देश ऐसे शासन की ओर से वार्ता की मेज पर नहीं बैठना चाहेगा जिसने उसके सैन्य अड्डे पर हमला किया हो। सैन्य रणनीति में इसे कूटनीतिक आत्महत्या कहते हैं, और यही हम अभी
अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, आपकी राय में क्या ईरान के पास अब भी इस युद्ध में खुद को बचाने का मौका है या बहुत देर हो चुकी है? अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आप इस युद्ध को उस तरह समझते हैं जैसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। न सिर्फ क्या हुआ बल्कि क्यों हुआ। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस संघर्ष को भी फॉलो करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले अपडेट्स न मिस करें। फिर मिलेंगे।